हेलो डियर स्टूडेंट, मैं संतोष सर आस्था कोचिंग आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में ठोस अवस्था के आगे के कुछ टॉपिक को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को फिर हमने चार भागों में बांटा था: आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस। तुलना भी की थी क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस की। उसमें दो पॉइंट्स फिर से हम आपको नए पॉइंट्स हैं दो बता दें पहले, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। चारों उन क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार के बारे में बात करेंगे जिनको कि आज हमें अध्ययन करना है। लेकिन पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम थोड़ा सा जानते हैं दो और शब्द क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसे हम वास्तविक ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? वास्तविक ठोस होता है। जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है अक्रिस्टलीय ठोस वो क्या होता है? कूट ठोस कहते हैं। कूट का मतलब होता है झूठा। कूट ठोस कहते हैं। कूट ठोस क्यों कहते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। कूट ठोस को इंग्लिश में ही आप जान लीजिए। इस कूट ठोस को इंग्लिश में, क्योंकि कभी कभी इसी टर्म से पूछ देते हैं, सूडो सॉलिड। क्या कहते हैं? सूडो सॉलिड कहते हैं, कूट ठोस कहते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हम आपको बता रहे हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस में हमने कल बताया था कि जो कणों का क्रम होता है वो एक निश्चित ज्यामितीय आकृति को दोहराते हैं। इसीलिए क्रिस्टलीय ठोस को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस को दीर्घ परास ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ परास ठोस कहते हैं। दीर्घ परास ठोस क्या कहलाता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड, लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड। और वहीं पे और रीजन बता दिया कि इसमें क्या होता है। जैसे मान लो हमारा कोई क्रिस्टलीय ठोस है और जिसमें घनाकार आकृति में ये कण इस तरीके से दोहराते हैं, तो यही आकृति हमेशा क्या होगी? बार बार दोहराई जाएगी। इस तरीके से ये कण व्यवस्थित होंगे। तो एक निश्चित क्रम में ये अरेंजमेंट होता है और वही क्रम बार बार दोहराया जाता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? दीर्घ परास ठोस कहते हैं। जबकि वहीं पे अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है, अक्रिस्टलीय ठोस को हम क्या कहते हैं? लघु परास ठोस कहते हैं। क्यों लघु परास ठोस कहा जाता है? क्योंकि आपको हमने बताया था इसमें कोई निश्चित ज्यामितीय क्रम नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़ी ही दूरी एक बिंदु से चलेंगे तो तुरंत क्या होगा? जो व्यवस्था का क्रम होगा वो बदल जाएगा। जैसे मान लो अगर हम ये एक ठोस की बात करें, ये क्या हो? अक्रिस्टलीय ठोस हो, तो
इसमें जो कणों का कोई क्रम जो है वो इस तरीके से अनियमित होता है, कोई ज्यामितीय आकृति नहीं बनती है और इसीलिए हम थोड़ी सी दूरी चलते हैं तो जो व्यवस्था का क्रम होता है वो बदल जाता है। इसीलिए अक्रिस्टलीन ठोस को हम क्या कहते हैं? लघु परास ठोस कहते हैं। तो ये दो शब्द आप याद रखेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे ही बिंदुओं से पूछे जाते हैं, ऐसे ही जगहों से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अगर अच्छे मार्क्स आपको चाहिए तो आप डिटेल स्टडी करें, हमारे साथ जुड़े रहें, आपको पूरा सिलेबस, पूरा ज्ञान मिलेगा और कहीं आपको दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बने रहिए हमारे साथ, इस चैनल के साथ, हमारे साथ आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट मिलेगा। तो हम बात कर रहे थे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस की। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस। ये जो वर्गीकरण किया गया है ये हमने आपको पीछे ही बता दिया था। कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के आधार पर ये बांटा गया है इनको 4 भागों में। तो हम एक एक की का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? आयनिक ठोस की बात कर रहे हैं आपसे, आयनिक ठोस की, आयनिक सॉलिड की। जैसा नाम बता रहा है, आयनिक सॉलिड जो होता है वो किससे बना होगा? आयनों से बना होता है। ये आयनों के द्वारा बनता है। याद रखेंगे, किससे बना होता है? आयनों के द्वारा बना होता है। तो जब आप जान गए कि आयनों के द्वारा ये बनता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयनों के मध्य, हम जानते हैं क्लास 11 में, कक्षा 11 में हमने पढ़ा हुआ है कि आयनों के मध्य विद्युत आकर्षण बल लगता है जिसे आयनिक बंध कहते हैं। तो आयनों के मध्य क्या लगता है भाई? विद्युत आकर्षण बल। कण बंधे होते हैं, विद्युत आकर्षण बल द्वारा जो कण होते हैं वो बंधे होते हैं। आपने पढ़ा हुआ इनके बलों की ताकत बहुत ज्यादा होती है, इसलिए क्या होता है, इनके गलनांक जो होते हैं वो उच्च होते हैं। गलनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। क्यों गलनांक उच्च होते हैं? क्योंकि कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल बहुत उच्च होता है, बहुत अधिक होता है, जिसको तोड़ने के लिए, जिसको ब्रेक करने के लिए आयनों के बीच जो लगता है आकर्षण बल, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और इसीलिए उनके गलनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं, इंसुलेटर का काम करते हैं। क्यों कुचालक होते हैं? क्योंकि जो आयन होते हैं वो अपनी जगह की दृढ़ता से बंधे रहते हैं एक दूसरे से और वो गति नहीं कर पाते हैं, और जिसके कारण ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन अगर यही आयनिक ठोस जो है गलित अवस्था में आ जाए तो क्या होगा? आयन फ्री अवस्था में आ जाते हैं, या इनको अगर हम विलयन बना दें तो आयन के जो है वो क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। और जब आयन अलग अलग हो जाएंगे, उनका आयनन हो जाता है, तो उस समय वो विद्युत धारा के सुचालक हो जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है कि जो आयनिक ठोस होते हैं वो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण गुण हैं किसके? आयनिक ठोस के।
तो जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं या विद्युत संयोजी यौगिक हैं, सभी विद्युत संयोजी यौगिक जो हैं इसके उदाहरण होंगे। उदाहरण में अगर आप बात करें तो जितने भी विद्युत संयोजी यौगिक हैं उन्हें हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे आप लिखना चाहें तो NaCl, KCl, Na2SO4, K2SO4, MgSO4, MgCl2, K2SO4, ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं आप जो आयनिक यौगिक हैं। किसी को भी हम आयनिक ठोस के रूप में उसका उदाहरण ले सकते हैं। तो ये रहा आयनिक ठोस के बारे में। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के सॉलिड की, सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस जैसा नाम बता रहा है, जो घटक कण होंगे वो किससे मिलके बने होंगे, किसके द्वारा बंधे होंगे? कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध के द्वारा। कोवैलेंट सॉलिड इसीलिए उनको हम कहते हैं। इसमें जो घटक कण होते हैं एक दूसरे से सहसंयोजक बंध के द्वारा, और जानते हो सहसंयोजक बंध कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा। तो जब इलेक्ट्रॉन दो कणों के मध्य या कणों के जो घटक हैं परमाणु हम कह सकते हैं, परमाणुओं के द्वारा जब इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो सहसंयोजक बंध बनता है। और जब सहसंयोजक बंध एक दूसरे से बनते चले जाते हैं तो इस तरीके से जाल लाइक संरचना बनती है, जिसे हम नेटवर्क सॉलिड इसीलिए से भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? और एक दूसरा नाम नेटवर्क सॉलिड। क्यों? क्योंकि जो परमाणु होते हैं वो जाल लाइक संरचना बनाते हैं। तो दो नाम हैं, कोवैलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। इसका मतलब क्या होगा कि जो घटक कण हैं वो क्या होंगे? परमाणु होंगे। कहने का मतलब सहसंयोजक बंध किसके बीच में बनता है? परमाणुओं के मध्य होता है, और घटक कण क्या होंगे भाई? परमाणु होंगे। कणों के मध्य आपको पता ही हो गया कि कणों के मध्य कैसा बल लगता है? सहसंयोजक बंध लगता है। कणों के मध्य सहसंयोजक बंध लगता है। आप जानते हो सहसंयोजक बंध काफी स्ट्रॉन्ग होता है, ज्यादा ताकतवर होता है, और इसलिए इनके जो गलनांक होते हैं वो उच्च होते हैं। गलनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सहसंयोजक बंध की बंध ऊर्जा बहुत अधिक होती है, इसलिए उनके गलनांक उच्च होते हैं। अब अगर हम बात करें विद्युत चालकता की, तो विद्युत के सुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं भाई। विद्युत के कुचालक होते हैं किसी भी अवस्था में। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद्युत के कुचालक होते हैं। और रीजन क्या है? क्योंकि उनके पास स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, क्योंकि वो साझे में शामिल होते हैं, इसलिए स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, और इसीलिए उन्हें हम क्या कह सकते हैं कि वो विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये एक मुख्य बातें रही सहसंयोजक ठोस के। इनके उदाहरण में आप जितने भी सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए परमाणु हैं उनको ले सकते हैं। जैसे भाई डायमंड आप जानते हो ये क्या है?
हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल है, सबसे कठोर पदार्थ है जो प्रकृति में पाया जाता है, या कह सकते हैं कि प्राकृतिक सर्वाधिक कठोर ठोस पदार्थ है डायमंड। उसके अलावा आप जानते हो ग्रेफाइट, ये अपवाद भी कह सकते हो भाई। ग्रेफाइट सहसंयोजक ठोस जरूर है, लेकिन ये क्या है, विद्युत का सुचालक है, इसलिए इसको हम अलग से लिख दे रहे हैं। ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है, क्योंकि इसकी संरचना में थोड़ी सी भिन्नता होती है। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों क्या होते हैं, कार्बन के अपर रूप ही हैं, लेकिन अगर बात करें तो डायमंड कठोर होता है और ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, उतना कठोर नहीं होता जितना कि डायमंड होता है। उसके पीछे इनकी संरचना की बात करेंगे, और संरचना आपने कक्षा 11 में पढ़ी हुई है कि क्यों ऐसा होता है। विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट होता है, जबकि वहीं पे डायमंड की बात करें तो ये विद्युत का कुचालक होता है। इसके अलावा ALN क्या पढ़ेंगे इसे, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। उसी तरीके से SiC क्या पढ़ेंगे इसको, सिलिकॉन कार्बाइड। ये दोनों उदाहरण खास करके आप याद रखेंगे, क्योंकि इनमें दो अलग अलग तत्व के परमाणु हैं, तो सामान्यतः लोग इनको अणु मान लेते हैं, और अणुओं के बीच क्या होता है, आणविक ठोस पे पहुंच जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकी जब संरचना का अध्ययन किया जाता है तो पाया जाता है कि ये जरूर यौगिक हैं, लेकिन इनमें जो परमाणुओं की व्यवस्था है वो एक दूसरे से सारे परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, इसीलिए हम इनको सहसंयोजक ठोस की कैटेगरी में रखते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रकार के ठोस की, कौन से, आणविक ठोस। आणविक ठोस या इंग्लिश में से क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड। नाम जैसा बता रहा है, इसमें जो घटक कण है वो क्या है भाई, अणु है। घटक कण क्या है, अणु है। कहने का मतलब ये किससे मिलके बना है, अणुओं से मिलके बना है। आप जानते हो अणु क्या होते हैं, उनके रासायनिक बंध एक अपने घटक परमाणुओं द्वारा पूरी तरीके से संतृप्त होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी रासायनिक बंध नहीं लगता है। तो यहाँ पे कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा, एक दुर्बल बंध लगता है जिसे हम वांडर वॉल बंध कहते हैं या हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो जो आणविक ठोस होते हैं ये किस प्रकार से उनके घटक कण बने रहते हैं, वांडर वॉल बंध या फिर हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध इनके घटक कणों के बीच में शामिल होता है। हाइड्रोजन बंध द्वारा घटक कण बंधे होते हैं। बंधे होते हैं। अब जानते हो ये जो हाइड्रोजन बंध हो या वांडर वॉल बंध हैं, इनके जो बंध ऊर्जा होती है बहुत कमजोर प्रकृति होती है, बहुत दुर्बल प्रकृति होती है। और जब इनके प्रकृति दुर्बल है तो निश्चित तौर पे इनके गलनांक क्या होंगे, कम होंगे। गलनांक जो होते हैं वो कम होते हैं। और गलनांक कम क्यों होते हैं, हमने आपको बता दिया कि वांडर वॉल बल या हाइड्रोजन बंध की जो बंध ऊर्जा होती है वो कम होती है, इसीलिए गलनांक इनके क्या होते हैं, कम होते हैं। क्योंकि अणु है, अणुओं में वही बात होगी
कि इनमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये क्या होते हैं भाई, विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसे हमने आपको कई बार इसको बता दिया, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अब अगर अगले पॉइंट की बात करें तो प्रकार भी आते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, फिर से यहाँ बात बता रहे हैं कि ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। हम एक एक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अध्रुवीय आणविक ठोस। जैसा नाम बता रहे, अणुओं की संरचना कैसी होगी, अध्रुवीय होगी, अध्रुवीय आणविक ठोस। जैसे अब इसके उदाहरण की बात कर लें, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बेंजीन, नैफ्थलीन, ग्लूकोज, ऐसे जितने भी आणविक यौगिक होते हैं उनको हम कह सकते हैं। और वो अणु लेकिन उनके क्या होने चाहिए, या उन अणुओं के मध्य जो है अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। कल हमने आपसे बात की थी पिछले वीडियो में कि अध्रुवीय सहसंयोजक बंध अगर कहीं पे है तो उनके जो ठोस अवस्था होगी वो अध्रुवीय आणविक ठोस होंगे। दूसरा क्या हो सकता है, ध्रुवीय आणविक ठोस। कहने का मतलब इनके अणुओं के मध्य ध्रुवणता पाई जाती है। कहने का मतलब जो सहसंयोजक बंध होगा वो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होगा। जैसे आप उदाहरण में ले सकते हैं, HCl है, HNO3 है, H2SO4 है। आप कह सकते हैं कि ये जो है वो आयनिक अवस्था में भी आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इनकी संरचना अमोनिया है, NH3 है, HF है, इनको आप आयनिक में भी ले सकते हैं। और तीसरा जो है हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस। जैसे हमने बताया है पिछले वीडियो में कि बहुत सारे ऐसे अणु होते हैं जिनमें हाइड्रोजन परमाणु जो है वो प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़ा होता है। प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व में भी वो केवल आप 3 याद रखेंगे, फ्लोरीन, F, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इनसे अगर आप बात करें तो ये इस प्रकार के अगर यौगिक आएंगे तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस कह सकते हैं। अब आप इसमें H2O लेकिन किस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में लेंगे। HF भी ले सकते हैं और NH3 भी ले सकते हैं। ये दोनों जगह हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो बंध होते हैं वो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होते हैं और इनमें हाइड्रोजन बंध भी पाया जाता है। तो ये तीसरे प्रकार का ठोस रहा, आणविक ठोस। फिर से एक बार दोहराते, आणविक ठोस क्या होते हैं, अणुओं द्वारा बने होते हैं। अणुओं के मध्य दुर्बल वॉन डेर वाल बल या हाइड्रोजन बंध लगता है, इसलिए हम कहते हैं इनकी प्रकृति कैसी होती है, दुर्बल बंध होते हैं। और दुर्बल बंध होने के कारण ही जो है इनका गलनांक क्या होता है, कम होता है। इलेक्ट्रॉन चूंकि मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए
इसलिए जो है विद्युत के ये कुचालक होते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। उनमें वान डेर वाल्स बल बनने के आधार पे अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय अणु होंगे, ध्रुवीय आणविक ठोस अणु जो होंगे वो ध्रुवीय शासन मुजब बंधन में पाया जाएगा, और हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस इसलिए क्योंकि उनके अणुओं के मध्य जो है वो हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अब हम चौथे प्रकार के ठोस की बात करेंगे, और आपको पता है जो चौथा प्रकार है वो क्या है? धात्विक ठोस। जैसा नाम बता रहा है, ये धातुओं में पाए जाते हैं। केवल जो धात्विक तत्व हैं वो अगर ठोस अवस्था में हैं तो उसे हम क्या कह सकते हैं? धात्विक ठोस या मेटालिक सॉलिड। तो धात्विक ठोस या धात्विक बंध के बारे में आप पीछे पढ़े भी होंगे क्लास 11th में, और यहाँ पे भी थोड़ा सा आगे हम लोग अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम आपको बता दें कि आप जानते हो जब धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं तो उस समय जो उनके बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त अवस्था में होते हैं। कहने का मतलब पूरे ठोस में वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकते हैं, गतिशील अवस्था में होते हैं। और जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वो धनावेशित हो जाते हैं, और उस धनावेशित पार्ट को हम क्या कहते हैं? कर्नल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम धनायन की बात करेंगे, क्योंकि ये शब्द हम लोग इस्तेमाल करेंगे कहाँ पे? आगे जब अगली वीडियो में हम धात्विक ठोस के बारे में, धात्विक बंध के बारे में बात करेंगे। तो ये किसके बने होते हैं? ये मुख्यतः पाए जाते हैं धातु के धनायन व मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा बने होते हैं। हमने अभी आपको समझाया मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा बने होते हैं। ठीक है। अब जब धातु के आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन बने पाए जाते हैं तो इनके बीच आकर्षण बल लगभग क्या होगा? आयनिक जैसा हो जाएगा। तो जो इनका आकर्षण बल होता है उसको एक अलग नाम दिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? धात्विक बंध। धात्विक बंध द्वारा घटक कण बंधे होते हैं। ठीक है। किसके द्वारा बंधे होते हैं? धात्विक बंध द्वारा घटक कण बंधे होते हैं। क्योंकि प्रकृति कैसी हमने बताई? आयनिक प्रकृति बताई। इसलिए क्या होगा कि इनके जो गलनांक और क्वथनांक, क्योंकि वो प्रबल होंगे तो गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। अपवाद कई हैं, जैसे मरकरी है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, धातु है मगर, लेकिन वहां पे क्या होगा? उसका गलनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो ठोस पाया ही नहीं जाता है। गलनांक क्या होता है? गलनांक उच्च होते हैं। और रीजन आपसे पूछा जाए तो आप बता देंगे कि जो धात्विक बंध होता है उसकी बंध ऊर्जा अधिक होती है, गलनांक उच्च होते हैं। और क्योंकि इनमें हमने क्या बताया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये सामान्यतः विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। और बाकी जो गुण होते हैं वो धातुओं के गुण होते हैं। धातु के सभी गुण पाए जाते हैं। धातु के सभी गुण क्या है भाई? हमने बताया आपको कि धातु के सभी गुण का मतलब तन्यता पाई जाती है, जिसको आप तार के रूप में खींच सकते हैं। प्रत्यास्थता होती है, तन्यता होती है, सुघट्यता होती है। ठीक है। सोनोरस होते हैं, धात्विक चमक पाई जाती है। ये सारे गुण जो हैं वो धात्विक ठोस में पाए जाएंगे। तो ये 4 प्रकार के हमारे ठोस रहे जो क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। उदाहरण में हम क्या लिख सकते हैं? सभी ठोस धातुएं।
जितने भी धातुएं हैं अगर वो शुद्ध और ठोस अवस्था में पाई जाती हैं तो उसे हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के हमारे ठोस हो गए, क्रिस्टलीय ठोस। मुझे उम्मीद है आपको काफी अच्छा समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें लिख सकते हैं। अगली वीडियो में हम इसके आगे का पॉइंट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।